हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े मज़े से मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स के बारे में, इसके अलावा यूजेस ऑफ एंजाइम्स के बारे में कि हमारे पास कौन कौन सी खसूसियात हैं एंजाइम्स के अंदर और इसके यूजेस क्या क्या हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं हमें पता तो चले, आखिर हम एंजाइम्स पढ़ रहे हैं, इनका यूज़ क्या है। ठीक है जी। तो पहले पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों की सिटी में कितनी बारिश हो रही है, कहाँ पर रहते हैं आप लोग, कहाँ से हैं आप लोग, और आप लोगों के पास बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, कैसा मौसम है आप लोगों के पास। क्योंकि आज तो यहाँ पे मतलब जहाँ मैं रहती हूँ फुल ऑन बारिश, सुबह से सूरज ही नहीं देखा है। इवन यूनिवर्सिटी वालों ने छुट्टी कर दी, मतलब मज़ा ही आ गया आज तो, मुआवजे वाला सीन हो गया। वरना मेरी यूनिवर्सिटी और छुट्टी, ये तो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते अपनी यूनिवर्सिटी वालों से। आज ऐसा हो गया तो मतलब कि आज का दिन बहुत अच्छा है, इसलिए आज फिर आपके लिए एक लेक्चर लेकर आ गई हूँ। आज का लेक्चर हमारे पास बहुत ही इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको ये पढ़ने के बाद बहुत मज़ा आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। मैंने आपको कल बताया था कि एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोकैटलिस्ट होते हैं, मतलब कि इनका काम होता है कि ये रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। रिएक्शंस कौन से हैं हमारे पास? बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, या फिर हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं। ये तीनों नेम्स हमने बेसिकली उन सारे रिएक्शंस के लिए रखे हैं जो कि हमारी लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे हैं। ठीक है जी। तो उन रिएक्शंस को क्या करवाना है, स्पीड अप करवाना है। अब ये स्पीड अप कैसे होंगे? जब हम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे। ठीक है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करवाता कौन है? एंजाइम्स करवाते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने से क्या हो रहा है, हमारे पास जो रिएक्शंस हैं वो क्या हो रहे हैं, स्पीड अप हो रहे हैं। तो मतलब रिएक्शंस को स्पीड अप करने में हमारे पास जो फैसिलिटेटर्स हैं, जो हमारे पास जो हेल्पर्स हैं, वो कौन है? एंजाइम्स हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो हमें किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है, किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए चाहिए होती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है जी। इतनी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ ली थी, तो उसका मैंने अभी समरी करके आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये किससे बने हुए होते हैं? प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, तो ये प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। एंड देयरफॉर 3 डायमेंशनली फोल्डेड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड स्पेसिफिक टाइप। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बनाती हूँ। अमाइनो एसिड हमारे पास क्या होती हैं? देखें बाहर कितनी अच्छी तेज़ बारिश हो रही है, अमेजिंग। तो मैं ये कह रही हूँ कि अमाइनो एसिड हमारे पास क्या होती हैं? एक मोनोमर होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप समझें कि एक छोटा सा हिस्सा होती है, ठीक है। और ये अमाइनो एसिड जब बहुत सारी मिलती है ना, फॉर एग्जांपल ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, जब ये बहुत सारी अमाइनो एसिड्स मिलती हैं तो मिलकर क्या बना देती हैं? प्रोटीन बना देती हैं। मतलब इस प्रोटीन के अंदर ये सारी अमाइनो एसिड्स होंगी। तो अमाइनो एसिड्स क्या हैं? छोटी छोटी हैं, जब वो मिलकर बड़ी चीज़ बनाती हैं तो वो प्रोटीन बनाती हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे पास ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये कुछ 3 डायमेंशनल, मतलब कि हमारे पास जो ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप 3 साइड से देख सकें, ठीक है ना, मतलब उसकी हाइट भी हो, उसकी विड्थ भी हो, उसकी लेंथ भी हो, ठीक है ना, मतलब उसकी जैसे हमारे पास कोई बॉक्स होता है तो आप उसको तीनों तरफ से देख सकते हैं ना। मतलब उसकी एक हाइट होगी या लेंथ होगी, ठीक है, विड्थ होगी। तो ये हमारे पास 3 चीज़ें जिसमें आ जाती हैं ना, तो ये हमारे पास 3 डायमेंशनल कहलाते हैं। मतलब वो एक्स एक्सिस में भी हो, वो वाई एक्सिस में भी हो, वो जेड एक्सिस में भी हो। ठीक है जी। 3 डायमेंशनल सरफेस हमारे पास इस तरह से होती है बेसिकली। तो इस तरह से अमाइनो एसिड्स जो होंगी वो क्या होंगी? अरेंज होंगी कि वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है जी। सो दिस शेप इज़ डिटरमाइंड बाय अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। इसका शेप कैसा होगा कि जिस सीक्वेंस में अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स के ज़रिए लगे हुए होंगे ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो हमने कहा कि दिस शेप इज डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स हेल्ड टुगेदर बाय बॉन्ड। जिस सीक्वेंस के अंदर बॉन्ड्स के थ्रू अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे, उसी तरह से वो शेप बना रहे होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स है हमारे पास। सो एंजाइम्स क्या कर रहे होते हैं? स्पीड अप कर रहे होते हैं रिएक्शन को। कैसे? बाय ब्रिंगिंग रिएक्टेंट्स टुगेदर, ठीक है, एंड रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। रिएक्टेंट क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ी नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इसको इजी करके समझाती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिस चीज़ में से मुझे कोई भी चीज़ बनानी है ना, जो रिएक्शंस हमारे पास होते हैं ना, वो बेसिकली क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस। कि कोई हमारे पास एक चीज़ होती है,
ठीक है, जिसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। उसमें से हम दूसरी चीज़ को क्या कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट है। कितनी तेज़ बारिश हो रही है, आपको शायद आप लोग आवाज़ सुन पा रहे हो मुझे। अब मैं यहाँ रूम में बैठी हूँ, अंदर मुझे बाहर से आवाज़ आ रही है। मेरा दिल कर रहा है मैं ये लेक्चर यही ऑफ़ करके बाहर जाके बारिश एंजॉय करूँ। वैसे तो सुबह से ही हो रही है, बार बार हो रही है, बार बार तेज़ ही हो रही है, लेकिन बस बारिश से अलग सा ही मज़ा आता है ना। तो खैर, तो मैं ये कह रही थी कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो चीज़ होती है जिससे हमारी प्रोडक्ट बन रही होती है। और प्रोडक्ट क्या होती है, जो चीज़ हमें मिल रही होती है, बनकर जो चीज़ मिल रही होती है। तो इस तरह से एक साइड पे रिएक्टेंट होता है, एक साइड पे प्रोडक्ट होती है, और बीच में ये एरो जो होता है ये शो कर रहा होता है कि इस वाली चीज़ से ये वाली चीज़ बनी है। ठीक है, तो ये सारा क्या कहलाता है, रिएक्शन कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो हमने क्या कहा कि एंजाइम्स स्पीड अप कर रहे होते हैं रिएक्शंस को। कैसे, रिएक्टेंट्स को क्या कर रहे होते हैं, लेकर आते हैं एक मतलब जमा करके एक साथ, और क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करवा देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो किसी भी एनर्जी को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है। और स्टार्ट करने के लिए कौन से रिएक्शंस को, एंजाइमेटिक रिएक्शंस को। ठीक है जी, सिंपल सी बात हो गई। सो व्हेन एन एंजाइम स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शंस कैटलाइजेज द रिएक्शन। तो जब भी कोई एंजाइम एक रिएक्शन को स्टार्ट करता है, केमिकल रिएक्शन को, तो उसको क्या करता है, कैटलाइज करता है, मतलब कि स्पीड अप करता है। हैंस डज नॉट यूटिलाइज इटसेल्फ, विच मीन्स इवन अ सिंगल और लिटिल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन स्टार्ट अ रिएक्शन एंड कैटलाइज फास्टली। अब इस बात को आपने गौर से समझना है। देखें क्या हो रहा होता है कि एंजाइम का काम होता है कि वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को, एंजाइमेटिक रिएक्शंस को, बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करवा रहे होते हैं। ठीक है, ना कि खुद वो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होकर यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, सिर्फ स्पीड अप करवा रहे होते हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, ना कि वो खुद उसके अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, उनको खुद उसके अंदर यूज़ नहीं हो रहे होते, बस उसको क्या कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं उसके काम में। ठीक है जी, तो ये आपने चीज़ याद करवानी है। तो इससे हमें ये आइडिया हो गया कि छोटे से छोटा हमारे पास एंजाइम भी होगा, बहुत छोटे से अमाउंट का भी एंजाइम होगा, तो वो भी हमारे पास इनफ होगा किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए। सो देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंड प्रोडक्ट। अब इनकी मौजूदगी मतलब एंजाइम्स क्या करवा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करवा रहे हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस क्या हो रहे थे, हमारे पास रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन रहा था। तो जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास बनकर आ रही थी ना, उस पर चेंजेस नहीं आएंगे। क्या पता पहले हमारे पास प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बन रही थी या वाटर बन रहा था। फॉर एग्जाम्पल आप ले लें कि हमारे पास प्रोडक्ट में वाटर बन रहा था। ठीक है ना, कोई भी रिएक्शन हो रहा था हमारी बॉडी के अंदर और प्रोडक्ट में वाटर बन रहा था। तो ऐसा नहीं है कि वाटर की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी या उसकी नेचर चेंज हो जाएगी, वाटर वाटर ही रहेगा। बस सिर्फ इसने क्या किया है, एंजाइम ने उस रिएक्शन को स्पीड अप करवाया। ना वो खुद उसके अंदर यूज़ हुआ है, ना उसने जो है वो क्या किया है, उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी नेचर पे, उसकी कंपोजिशन पे कोई ना कोई चेंजेस भी नहीं आई हैं, वो अपना सेम ही रहेगा। ठीक है, रिएक्टेंट्स ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड सबस्ट्रैक्ट। जो हमारे पास एंजाइम्स के जो रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, वो उनको क्या कहते हैं, हम सबस्ट्रैक्ट कहते हैं। उनके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा, सबस्ट्रैक्ट। ये आपने याद रखना है। सो दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। ये अपने एक्शन में बहुत स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक किस तरह से होते हैं ये मैं समझाती हूँ आप लोगों को। ये लिखा हुआ है यहाँ पर भी कि अ सिंगल एंजाइम कैटलाइजेज ओनली ए सिंगल केमिकल रिएक्शन और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शन। कि एक एंजाइम क्या करेगा, सिर्फ एक जो हमारे पास एंजाइम होगा, एक पर्टिकुलर एंजाइम होगा जो होगा वो या तो सिर्फ एक सिंगल केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवाएगा या एक ग्रुप ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द पर्टिकुलर टाइम पे जो हो रहे होंगे उनको स्पीड अप करवाएगा। ऐसे नहीं कि एक ही एंजाइम हर सबस्ट्रेट के साथ, मतलब उसका जो रिएक्टेंट होगा वो हर रिएक्शन के साथ जाएगा और प्रोडक्ट बनवाता रहेगा। नो, स्पेसिफिक होते हैं। हर रिएक्शन के लिए अपना जो होता है वो एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, और फिर उसकी स्पेसिफिसिटी हमारे पास कैसे मेंटेन रहती है, उसकी पीएच, उसके टेम्परेचर से। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास आई गेस। A small portion of enzyme where substrate attaches with enzyme is called active site. हमारे पास क्या होता है, एंजाइम का एक छोटा सा पोर्शन होता है जहाँ पर क्या होता है, ये रिएक्टेंट मतलब कि जो सबस्ट्रैक्ट है वो क्या हो रहा होता है, एंजाइम के साथ अटैच हो रहा होता है, उसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास एक एंजाइम, ये हमने रिएक्टेंट हमारे पास आ गया।
इस रिएक्टेंट का जो शेप होगा वो बिल्कुल इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मतलब कि ऐसा होता है कि बिल्कुल इसके अंदर फिट हो जाता है, ठीक है। और ये जहाँ पर आके जिस एरिया पे आकर लगा है ये इसकी एक्टिव साइट है। तो वो एरिया जहाँ पर आके सब्सट्रैक्ट एंजाइम के साथ अटैच होता है वो कहलाता है एक्टिव साइट। सब्सट्रैक्ट हमारे पास क्या है, बेसिकली वो रिएक्टेंट है, ठीक है। ये इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, हो गया, क्लियर है। तो हमने बोला कि द शेप ऑफ एक्टिव साइट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू शेप ऑफ सब्सट्रैक्ट। मतलब कि जो मैंने आपको बताया कि शेप जो होगा वो बिल्कुल ऐसा सेम बना हुआ होगा ताकि वो बिल्कुल फिक्स हो जाए। इस वजह से वो स्पेसिफिक होगा, क्योंकि हर एंजाइम का शेप डिफरेंट होगा, इसलिए स्पेसिफिक रिएक्टेंट स्पेसिफिक सब्सट्रैक्ट आके उस पर अटैच होगा, तभी वो उस रिएक्शन को प्रोड्यूस करवाएगा या आगे जो है ना फुट फॉरवर्ड करवाएगा, उसको स्पीड अप करवाएगा, उसको कैटालाइज करवाएगा। अगर किसी और फॉर एग्जांपल एक ये शेप है हमारे पास और एक हमारे पास ये कुछ शेप्स हैं, थोड़ा सा इसको ठीक से बना देती हूँ। तो यहाँ पर कौन सा वाला आके लगेगा, कुछ इस तरह का ही लगेगा ना, जिसका शेप इससे मैच करता हुआ होगा, ठीक है। कुछ इस तरह का लगेगा आके। अगर इसका कुछ फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर देती हूँ तो ये तो अटैच नहीं हो सकता है यहाँ पे, ये भी अटैच नहीं हो सकता है यहाँ पे। जिसका शेप बिल्कुल सेम होगा वही आके यहाँ पे अटैच हो सकता है। तो इसलिए सब्सट्रैक्ट का जो शेप है वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए एंजाइम के साथ, मतलब कि सेम होना चाहिए। दे आर सेंसिटिव टू इवन अ माइनर चेंज इन pH, टेम्परेचर एंड सब्सट्रैक्ट कंसनट्रेशन। अगर सब्सट्रैक्ट की कंसनट्रेशन में चेंजेस आई, अगर pH में चेंजेस आई, टेम्परेचर में चेंजेस आई, तो क्या हो जाते हैं, एंजाइम अपना काम सही से नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आगे ये जो फैक्टर्स हैं ना, सब्सट्रैक्ट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, pH, इनमें मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। फिर आपको ये और क्लियरली समझ आएगा। इसलिए अभी इस लाइन को अगर समझ नहीं भी आई है तो जस्ट कीप इट इनसाइड, ठीक है, किसी साइड पे रख दें आप इसको। तो अभी सिर्फ इतना याद रखें कि pH में, टेम्परेचर में या सब्सट्रैक्ट की कंसंट्रेशन में थोड़ी सी भी तब्दीली आई तो एंजाइम अपना काम प्रॉपर नहीं कर सकेंगे, ठीक है। कुछ एंजाइम्स को क्या होता है, सम एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर फॉर द फंक्शनिंग। अ कोफैक्टर इज अ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस विच मे बी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। कुछ एंजाइम्स को जो होती है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कोफैक्टर की ज़रूरत होती है। और कोफैक्टर क्या है, वो नॉन प्रोटीन पार्ट है। एंजाइम्स क्या थे, प्रोटीन से बने हुए थे, ये नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। ये या तो ऑर्गेनिक होते हैं या इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इनकी एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, मैं इसको रिमूव करूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। तो जिंक +2 आयन्स हैं, मैग्नीशियम 2 आयन्स हैं, फिर हमारे पास मैग्नीज है, आयरन है, कॉपर है, पोटेशियम है एंड सोडियम है। ये हमारे पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं। फिर NADP और NAD एंड FAD आर यूज एज कोएंजाइम्स, आर यूज इन एंजाइम्स एज कोफैक्टर। फिर ये भी हमारे पास क्या है, कुछ एंजाइम्स हैं। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ये हमारे पास हैं कोफैक्टर्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो टाइप्स देख ली, एक ऑर्गेनिक देख ली और एक इनऑर्गेनिक देख ली। तो कोफैक्टर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू प्रोस्थेटिक ग्रुप इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर आर टाइटली बाउंड टू एन एंजाइम एंड कोएंजाइम इफ इनऑर्गेनिक कोफैक्टर आर लूजली अटैच विद एन एंजाइम। तो हमने कहा कि हमारे पास जो कोफैक्टर है उसको हमने क्या किया है, कैटेगराइज किया है। कैसे कैटेगराइज किया है, इनटू प्रोस्थेटिक ग्रुप, मतलब दो ग्रुप्स के अंदर हमने क्या किया है, उसको डिवाइड किया है। अगर ऑर्गेनिक होगा कोफैक्टर हमारा, अगर ऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक कोफैक्टर होगा तो ये एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड करेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। अगर वो क्या होगा, इनऑर्गेनिक होगा, इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली अटैच, नहीं, हमारे पास क्या है कि अगर हमारे दोनों कंडीशंस के अंदर ये होगा, हमारे पास क्या ही, ऑर्गेनिक ही। लेकिन अगर ये एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड करेगा तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगर ये क्या करेगा, लूजली बाउंड करेगा तो हमारे पास क्या होगा, ये को एंजाइम होगा। तो हमारे पास कोफैक्टर की क्या हो गई, ये दो कैटेगरीज हो गई। एक्चुअली ये जो कैटेगरीज यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये हर बुक के अंदर डिफरेंट लिखी हुई होती हैं, ठीक है। डिफरेंट तरीके से इनको कैटेगराइज किया हुआ था। जैसे आप फर्स्ट ईयर की अगर सिंध टेक्स्ट बुक उठा के देखेंगे तो उसके अंदर आपको इनकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट मिलेगी। आप इसी को यहीं पर साइड पर रख के पंजाब टेक्स्ट बुक उठा के रखेंगे तो उसमें आपको इनकी जो वो है क्लासिफिकेशन है वो चेंज मिलेगी। तो इसलिए हमेशा इनको क्लासीफाई, आई डोंट नो क्यों चेंज करते हैं, बट आपको अपनी बुक के हिसाब से याद करना पड़ेगा। तो आपके यहाँ सीन कुछ ऐसा है कि हमारे पास एंजाइम्स जो होते हैं उनको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कोफैक्टर्स की नीड होती है। और कोफैक्टर्स बेसिकली क्या हैं, वो हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट है, एंजाइम्स प्रोटीन पार्ट थे। ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक की हमारे पास दो टाइप्स फर्दर आ गई हैं कि अगर ये टाइटली बाउंड होंगे तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगर ये नॉन टाइटली बाउंड होंगे मतलब कि लूजली अटैच्ड होंगे तो हमारे पास क्या होंगे, को एंजाइम्स कहलाएंगे ये। मैनी एंजाइम्स वर्क इन अ सीक्वेंशियल मैनर टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। This pathway
पाथवे इज कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। काफ़ी सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, सीक्वेंस में काम करते हैं कि पहले ये चीज़ होनी है, फिर ये चीज़ होनी है, फिर ये होनी है। काम क्या है इनका, एंड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को बनाना। तो इस पाथवे को हम क्या कहते हैं, अगर सीक्वेंस में हो रहा हो, इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी इनहेंस्ड बाय एक्टिवेटर एंड कैन बी डिक्रीज बाय इनहिबिटर। अब क्या होता है, एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है उनको एक्सेलरेट करने वाले, उनको इनहेंस करने वाले, उनको बढ़ाने वाले क्या होते हैं, एक्टिवेटर्स होते हैं। और उनको डिक्रीज़ करवाने वाले, मतलब कि उनके काम में टांग लड़ाने वाले हमारे पास क्या होते हैं, इनहिबिटर्स होते हैं। तो एन एंजाइम इनहिबिटर इज़ अ मॉलिक्यूल। एंजाइम इनहिबिटर वो मॉलिक्यूल होता है दैट बाइंड्स टू एन एंजाइम, जो कि एंजाइम के साथ क्या होता है, बाइंड कर जाता है और उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ करवा देता है। सिंस ब्लॉकिंग एन एंजाइम्स एक्टिविटी साइट कैन किल अ पैथोजन। तो जब एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है, मतलब उसकी एक्टिविटी को क्या किया, उसको ब्लॉक कर देना, मतलब कि किसी पैथोजन को मार देना है। सिंस ब्लॉकिंग एन एंजाइम्स एक्टिविटी कैन किल अ पैथोजन। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि एंजाइम इनहिबिटर कैसे काम कर रहे हैं और एक्टिवेटर कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा होता है, एक्टिवेटर्स का काम हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि कोई भी एंजाइम्स का काम है कि इस रिएक्शन को तुमने जो है, वो एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, उसको तुमने क्या करना है, स्पीड अप करना है। तो एक्टिवेटर्स आएंगे, उसकी आके मदद करेंगे कि आओ यार तुमसे तुम्हारी हेल्प हम भी कर देते हैं ताकि रिएक्शन और अच्छे से हो सके। ठीक है ना, तो ये तो हो गई मदद। अब क्या होता है कि क्लास में पोजीशन लेने के ना दो तरीके होते हैं। या तो आप क्या करो, खुद फुल मेहनत करो और फर्स्ट पोजीशन ले लो, और या दूसरा तरीका ये होता है जो कि इनडायरेक्ट तरीका होता है। आप क्या करो, दूसरों को बातों में लगाना शुरू कर दो, किसी को पढ़ने ही ना दो, बोलो नहीं पढ़ो नहीं पढ़ो नहीं पढ़ो, बातें करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, क्लास बंक करते हैं, आप लोगों को ऐसे कहते रहो। तो इससे क्या होगा कि आपने खुद भी नहीं पढ़ा, दूसरे को भी नहीं पढ़ने दिया। तो क्या हो गया, दूसरे को ना पढ़ने देने की वजह से आपने क्या किया, खुद थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए और आपने पोजीशन ले ली। तो ये दो तरीके होते हैं खुद पोजीशन लेने के। तो इनहिबिटर्स जो होते हैं ये भी इस तरह से काम करते हैं। ये क्या करते हैं, एंजाइम्स को नहीं रोकते हैं उनका काम करने से, बल्कि उनकी जगह पे जाके चढ़ के बैठ जाते हैं, या उनको क्या करते हैं, उनकी एक्टिव साइट को ही ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो उनके साथ बाइंड हो जाते हैं। जैसे एंजाइम है ना, ये हमारे साथ, इसके साथ बेचारे को सबस्ट्रेट ने आके क्या करना है, बाइंड करना है। ठीक है ना, सबस्ट्रेट ने आके इसके साथ बाइंड करना है। अगर इसकी जगह पे आकर इनहिबिटर बैठ जाता है तो बेचारा अब यहाँ पे सबस्ट्रेट आके बैठ सकेगा, नहीं बैठ सकेगा। वो तो जब भी आएगा देखेगा भाई ये तो जगह ही भरी हुई है, चला जाएगा वापस। तो इसने क्या किया, सबस्ट्रेट को अपना काम करने से नहीं रोका कि तुम एंजाइम के पास नहीं जाओ। वो क्या किया, उसने एंजाइम को ही क्या किया, उसके साथ बाइंड हो गया ताकि वो आ ही ना सके। तो इनडायरेक्टली उसने क्या किया है, रोक दिया उसको अपना काम करने से। ठीक है, फिर हमारे पास हैं कुछ यूजेस ऑफ एंजाइम्स। ये हमारे पास सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी एंजाइम्स की। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होंगी, और आपको बाहर बारिश की आवाज़ भी आई होप आ रही होगी। मे भी नहीं आ रही हो, मुझे नहीं आइडिया आप लोगों को आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन बड़े मज़े की बारिश हो रही है। ठीक है जी, तो 6.2.1 है हमारे पास यूजेस ऑफ एंजाइम्स। मैनी एंजाइम्स आर यूज्ड कमर्शियली इन इंडस्ट्रीज़। काफ़ी सारे एंजाइम्स जो होते हैं उनको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। द मोस्ट कॉमन एंजाइम्स आर, सबसे जो कॉमनली यूज एंजाइम्स हैं वो कौन से हैं, वो हैं हमारे पास पेपर इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करने वाले, टू गेट सेलुलोज फॉर पेपर मेकिंग। मतलब कि सेलुलास, ए यहाँ पे LO लिखा हुआ है ना, अगर इसको मैं LA कर दूँ ना, LASE कर दूँ, तो ये हमारे पास एक एंजाइम का नेम बन जाता है, सेलुलेस। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो क्या कर रहा होता है, सेलुलोज को बना रहा होता है। ठीक है, सेलुलोज को बनाना क्या है हमारे पास, ये क्या करते हैं, उस सेलुलास बनाने वाले जो कि जिससे हमें सेलुलोज मिल रहा है, मतलब एंजाइम को क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं ताकि उनको सेलुलोज मिल सके। और सेलुलोज क्यों उनको नीड होती है, इंडस्ट्री वालों को क्यों नीड होती है, क्योंकि वो उसको उससे पेपर बनाते हैं। जो पेजेस आप लोग यूज़ करते हैं ना, ये बनाते हैं। तो पेपर इंडस्ट्रीज़ में सेलुलास एंजाइम को यूज़ करके सेलुलोज को हासिल किया जाता है ताकि वो पेपर इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जा सके। इसी तरह से फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी आपकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे यीस्ट, ठीक है, और यीस्ट के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग बेकरी प्रोडक्ट्स एंड पिज़्ज़ा वगैरह जो आप लोग खाते हैं, उनके लिए भी फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से ब्रेविंग इंडस्ट्रीज़ हमारे पास होती हैं, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू अल्कोहल बनाई जाती है, फ्रूट से भी बनाई जाती है, पोटैटो से भी बनाई जाती है। तो दो मेथड्स होते हैं बेसिकली हमारे पास इसके, तो उनके अंदर नहीं जाते हम कि कैसे अल्कोहल बनाई जाती है।
वो आप लोग इंटर में केमिस्ट्री के अंदर पढ़ लेंगे, तो इसलिए उसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, उसको साइड पे रखते हैं। और हम ये बस डिस्कस कर लेते हैं कि जो कि हमारी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें से शुगर यहाँ पे ग्लूकोज है बेसिकली, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें से अल्कोहल को बनाना तो किस तरह से बनाया जाता है, उसके अंदर भी एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है ब्रेविंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसी तरह से बायो डिटर्जेंट्स यूज़ टू रिमूव डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेन्स। आपके कपड़ों पर जितने भी स्टेन्स होते हैं, डर्ट होती है, जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, उनके लिए उनको क्या करते हैं आपकी मामा वॉशिंग मशीन में डालती हैं और डिटर्जेंट डालती हैं और वो क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं। मेरी मामा भी बिल्कुल ऐसे ही करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो बायो डिटर्जेंट्स हैं, इनकी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर इन बायो डिटर्जेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि ये जो आपके जो डर्ट है आपके कपड़ों पर जो लगी हुई है, ये जल्दी से इसको निकाल ले, खींच के निकाल दे। ज़िद्दी दाग टाइप्स जो एड्स चलती है ना, आप लोगों ने टीवी पे देखी होंगे, उनको कैसे निकाल ले, स्पीड अप करके निकाल ले, तो इसलिए उनको यूज़ किया जाता है बेसिकली, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंजाइम्स। हमने जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, इसके जो यूजेस पढ़े। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना आप लोगों ने बहुत सारे ख्याल रखना है। अपने 3 फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, लाइक करना है, डिस्क्रिप्शन को चेक करना है, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना मत भूलना है, फेसबुक ग्रुप को आपने ज्वाइन कर लेना है, दोनों ग्रुप्स को, एंड पेज को भी लाइक कर देना है फेसबुक वाले, ठीक है जी, ताकि आप लोग मेरे साथ हमेशा से कनेक्टेड रहें। कोई क्वेश्चन हो, कोई पर्सनल बात करनी हो, तो मतलब कोई सजेशन लेना हो आप लोगों ने, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, मैसेंजर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पेज पर आके। अपना आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहना है, आगे भी जो है इस वीडियोस को फैलाते रहना है, शेयर करते रहना है अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी जल्दी से आपने इस टॉपिक को खुद से पढ़ना है, ठीक है। कहाँ से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, फिर जो समझना है मुझसे पूछ लेना है, वरना क्लास में से फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लें, टीचर से पूछ लें, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे, लेकिन रिपीट ज़रूर करना है, ठीक है जी। आई होप सब कुछ समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। लाइबा खान को दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।